Hello students, welcome back to our channel. So today we are discuss subject code BCOS 185 that is entrepreneurship. So अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो आप अपने आने वाले एग्जाम में 20+ मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप आसानी से यहाँ से अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करोगे, दैट इज़ BCOS 185 और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। वापस हम अपने आज के सेशन के ऊपर आते हैं। जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एक्सप्लेन द स्टार्टअप्स इंडिया इनिशिएटिव्स अलॉन्ग विथ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, डिस्कस द मेजर्स टू सपोर्ट स्टार्टअप्स इन इंडिया। So the Startup India Initiatives is a major program started by the Government of India on 16 जनवरी 2016। जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव्स है एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो कि भारत सरकार द्वारा लाया गया था 16 जनवरी 2016 को। इट एम्स टू प्रमोट इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब क्रिएशन इन द कंट्री। और इसका मेन जो लक्ष्य था इनोवेशंस को प्रमोट करना, एंटरप्रेन्योरशिप लाना और भारत के अंदर, देश के अंदर जॉब को क्रिएट करना था। The initiatives encourage young people to start their own business instead of only looking for jobs। और इस इनिशिएटिव्स का मेन जो मकसद था कि जो युवा है, ठीक है, उनको इनकरेज करना कि वो अपना खुद का बिजनेस बनाए, खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, ना कि ज़्यादा वो जॉब को देखें, जॉब को ढूंढें, ठीक है। By providing financial support, easier rules and a strong startup ecosystem, the government wants to make India a hub for startups। तो इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करके, रूल्स को आसान बना करके और एक स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करके सरकार ने कहीं ना कहीं भारत को एक बड़ा स्टार्टअप हब बनाने की कोशिश किया है। ऑब्जेक्टिव्स को हम समझेंगे, क्या इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो फर्स्ट इज़ द प्रमोट इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेशंस और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू इनकरेज न्यू आइडियाज़ एंड इनोवेशंस बिजनेस मॉडल्स। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि इनकरेज करना नए नए आइडियाज़ को और इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स को। इट सपोर्ट्स इंडिविजुअल्स हु वांट्स टू कन्वर्ट देयर आइडियाज़ इनटू सक्सेसफुल बिजनेसेस। ये सभी इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करता है जो चाहते हैं कि अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट कर सकें एक नए सक्सेसफुल बिजनेस में। सेकेंड इज़ द जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी ये जनरेट करता है। Startups helps create new jobs in different sectors such as technology, healthcare, education and agriculture। तो स्टार्टअप्स की वजह से हमको नए जॉब्स देखने को मिलते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, टेक्नोलॉजी के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, एजुकेशन और एग्रीकल्चर के अंदर। दिस रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, जिससे कि बेरोजगारी जो है वो कम होता है देश के अंदर। नेक्स्ट इज़ द सिंप्लीफाई द स्टार्टअप प्रोसेस। स्टार्टअप प्रोसेस को काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर दिया गया है। द इनिशिएटिव्स एम टू मेक इट ईजियर टू स्टार्ट एंड रन बिजनेस बाय रिड्यूसिंग कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशन। तो जो पहले कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशंस थे उसको कम करके कहीं ना कहीं इसका मेन जो एम है कि स्टार्टअप और बिजनेस को चलाने को कहीं ना कहीं क्या करना, आसान कर देना है, ठीक है। तो जो यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये भी है कि ये आसान कर देता है, चाहे आप बिजनेस को चला रहे हो चाहे आप उसको स्टार्ट कर रहे हो उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज develop a strong startup ecosystem। It focuses on building a supportive environment that includes investors, incubators, mentors and research institutions। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत ही बेहतर तरीके का ये इन्वायरमेंट तैयार करके देता है, ठीक है, जहाँ पर आपके पास इन्वेस्टर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होता है जो कि कहीं ना कहीं आपके स्टार्टअप को और बेहतर बनाते हैं। नेक्स्ट इज प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। By encouraging startups, the government hopes to increase production, exports and overall economic development। तो स्टार्टअप को इंकरेज करके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो होप करती है कि इससे उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ पे कुछ मेजर्स के ऊपर ध्यान देते हैं जो कि स्टार्टअप्स इन इंडिया को सपोर्ट करता है। फर्स्ट इज़ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसको सिंप्लीफाई कर देना। The government has introduced a simple online registration
प्रोसेस फॉर स्टार्टअप्स थ्रू द स्टार्टअप इंडिया पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। तो सरकार ने कहीं ना कहीं यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है सिंपल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को, जो कि स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप इंडिया पोर्टल से कर सकते हैं या फिर मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं। स्टार्टअप कैन ऑल्सो सेल्फ सर्टिफाई compliance with certain labor and environmental laws which reduce the burden of inspection। अब यहाँ पे स्टार्टअप के अंदर एक सेल्फ सर्टिफाई यहाँ पे कंपाइलेंस किया गया है, जहाँ पर वो अपने लेबर से रिलेटेड या फिर इन्वायरमेंटल लॉज को पहले से क्या करेंगे, खुद से सर्टिफाई कर देंगे, जिससे कि जो इंस्पेक्शन होते हैं उसका बर्डन जो है वो कम होगा। सेकेंड इज़ द फाइनेंशियल सपोर्ट एंड फंडिंग। सो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो क्रिएट करती है एक फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप, जो कि मैनेज किया जाता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे ये खुद से एक फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप यहाँ पे ये क्रिएट करती है, जो कि कहीं ना कहीं स्टार्टअप के लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। दिस फंड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टार्टअप्स थ्रू वेंचर कैपिटल फंड्स। तो वेंचर कैपिटल फंड्स के थ्रू यहाँ पे क्या किया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है किसको, स्टार्टअप्स को। ठीक है। नेक्स्ट इज द टैक्स बेनिफिट्स। यहाँ पे कुछ टैक्स में बेनिफिट्स दिए जाते हैं। रिकग्नाइज्ड स्टार्टअप्स कैन एंजॉय सेवरल टैक्स एग्जेम्पशंस। यहाँ पे जो भी स्टार्टअप जिनको पहचान मिल चुका है उनको कुछ टैक्स से एग्जेम्पशंस छूट मिलते हैं। फर्स्ट इज द इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर। लगातार 3 साल तक क्या होगा, आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इनकम टैक्स आपको छूट मिलता है। सेकेंड इज एग्जेम्पशंस फ्रॉम कैपिटल गेन्स टैक्स अंडर सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशंस के अंदर जो आपका कैपिटल गेन्स हुआ है, ठीक है, जो आपका प्रॉफिट हुआ है, वो उस पर आपको क्या मिलेगा, एग्जेम्पशंस मिलेगा उस पर टैक्स का। ठीक है। These benefits helps startups reinvest their profits and grow faster। इससे कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स को एक मदद मिलता है कि वो अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करके और तेज़ी से अपने आप का ग्रो कर सके। नेक्स्ट इज स्टार्टअप्स इंक्यूबेशंस एंड इनोवेशन सपोर्ट। The government has promoted the establishment of incubation centers, research parks and innovation labs in universities and institutions। तो यहाँ पे गवर्नमेंट्स कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही है और तैयार कर रही है, इस्टेब्लिश कर रही है इंक्यूबेशन सेंटर्स को, रिसर्च पार्क्स को और इनोवेशन लैब्स को यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ताकि वहाँ से स्टूडेंट्स निकल करके स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप्स के ऊपर आगे ध्यान दें। These centers provide mentoring, technical support and networking opportunities। और ये सारे जो सेंटर्स हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को मेंटर करते हैं, उनको टेक्निकल सपोर्ट देते हैं और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बताते हैं। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR सपोर्ट। सो स्टार्टअप रिसीव्स फास्ट ट्रैक पेटेंट एग्जामिनेशन एंड रिड्यूसिंग पेटेंट फाइलिंग फीस। तो अगर आपके कुछ आइडियाज़ हैं तो आप उसको पहले से क्या कर लोगे, पेटेंट कर लोगे, ठीक है, जो कि आपके वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो उसके लिए एक फास्ट ट्रैक यहाँ पे पेटेंट एग्जामिनेशन इन्होंने इसकी वजह से मिलता है। ठीक है। साथ ही साथ जो पेटेंट का जो फाइलिंग फीस है वो भी यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है। इसके अंदर द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स लीगल असिस्टेंट टू हेल्प स्टार्टअप प्रोटेक्ट दियर इन्वेंशंस एंड आइडियाज। उसके साथ साथ यहाँ पे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो स्टार्टअप्स को उनके आइडियाज़ और इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करने में सपोर्ट करता है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो IPR है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके आइडियाज़ जो है, आपके इन्वेंशंस जो है, उनको आप पेटेंट कर सको। ठीक है। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट सपोर्ट। स्टार्टअप्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट टेंडर्स विदाउट प्रायर एक्सपीरियंस और टर्नओवर रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे स्टार्टअप जो है उनको अलाउ होता है कि वो पार्टिसिपेट कर सके गवर्नमेंट के लाए हुए टेंडर्स के अंदर, जहाँ पे आपके एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तब भी चलेगा, ना ही आपका कोई टर्नओवर रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है। दिस गेव देम एन अपॉर्चुनिटी टू सेल दियर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। और इससे उनको एक अवसर मिलता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो वहाँ पे उनको अच्छे बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। सो कंक्लूजन में हम समझेंगे कंक्लूजन में समझेंगे द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव्स हैज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप्स एंड इनोवेशंस इन इंडिया। जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव्स है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अहम रोल निभाता है भारत के अंदर, खास करके भारत के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप्स और इनोवेशंस को इनकरेज करने में। थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस, टैक्स बेनिफिट्स, सिंप्लीफाइड रेगुलेशंस एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट, द गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड अ फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर स्टार्टअप्स। तो फाइनेंशियल सपोर्ट, टैक्स बेनिफिट, सिंप्लीफाइड रेगुलेशंस और इंक्यूबेशन सपोर्ट्स के द्वारा सरकार कहीं ना कहीं एक बहुत ही फेवरेबल इन्वायरमेंट बना रही है स्टार्टअप्स के लिए। एज अ रिजल्ट इंडिया इज़ बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। और इसी के फलस्वरूप कहीं ना कहीं भारत देखने को मिल रहा है कि एक बहुत ही तेज़ी से एक स्टार्टअप इकोनॉमी बनता हुआ उभर रहा है पूरे विश्व के अंदर।
सेकंड क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ एमएसएमई इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया, डिस्कस डिफरेंट इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रमोट एमएसएमई इन इंडिया। तो एमएसएमई का क्या रोल है भारत के अंदर, इसका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में क्या रोल है, ये सब हम इसके अंदर समझेंगे। सो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डिफाइंस एमएसएमई। तो जो मिनिस्ट्री है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का, उन्होंने डिफाइन किया एमएसएमई को, जिसके अंदर इसका मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एज स्मॉल बिजनेस यूनिट दैट ऑपरेट विथ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट बट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी। तो एमएसएमई क्या है, एक छोटा सा बिजनेस है जो काम करता है लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ, लेकिन इसका रोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमी के अंदर। MSME have promote entrepreneurship by encouraging individuals to start their own business with fewer resources and risk। MSME जो है वो हेल्प करता है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने में, इंडिविजुअल्स को इनकरेज करके कि वो अपने स्टार्टअप को वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करें फ्यू रिसोर्सेज और रिस्क के साथ। ठीक है, अब हम इसके रोल को समझेंगे कि क्या रोल है MSME का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर। फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो MSME क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो अगर हम MSME का बात करें तो ये लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट करता है, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया हो। दे रिक्वायर लेस कैपिटल कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज, सो मोर पीपल कैन स्टार्ट बिजनेस एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो इसमें हमको बहुत ही लेस कैपिटल रिक्वायर होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज़ के। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल कम ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पैसे की ज़रूरत यहाँ पे कम होती है, यानी कि कम पैसे से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसी की वजह से यहाँ पे ज़्यादा लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड कर पाते हैं। सेकेंड इज द प्रमोशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। MSME इनकरेज इंडिविजुअल्स टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स इंस्टीड ऑफ जॉब सीकर। तो यहाँ पे आप खुद को क्या कर रहे हो, बेहतर बना रहे हो। कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप जो है MSME जो है वो कहीं ना कहीं इनकरेज करता है इंडिविजुअल्स को कि वो एंटरप्रेन्योर्स बने इंस्टीड ऑफ जॉब सीकर। मतलब कि आप जॉब ढूंढने के बजाय आप क्या करो, खुद के आत्मनिर्भर एक एंटरप्रेन्योर्स बनो। मेनी पीपल स्टार्ट स्मॉल बिजनेस सच एज फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। और इसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो छोटे छोटे बिजनेस में जुड़ गए हैं, स्टार्ट किए हैं, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट हस्तकला का बिजनेस, छोटे छोटे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटी छोटी वस्तुओं को निर्माण करने का बिजनेस, या फिर सर्विसेज देने का बिजनेस, इस तरह के। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है। नेक्स्ट इज बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। MSME कैन बी इस्टेब्लिश्ड इन स्मॉल टाउन्स एंड रूरल एरियाज। MSME कहीं पर भी बनाया जा सकता है, चाहे वो छोटा सा शहर हो चाहे वो गाँव ही क्यों ना हो। दिस रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेज एंड हेल्प डेवलप बैकवर्ड एरियाज बाय प्रोवाइडिंग लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम अपॉर्चुनिटीज़। ये कहीं ना कहीं रीजनल इम्बैलेंस को कम करता है, साथ ही साथ डेवलप करता है बैकवर्ड एरियाज़ को, वहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट और इनकम अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करके। नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। MSME आर लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स एंड स्किल्स। तो MSME जो है वो यूज़ करते हैं क्या, जो लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स हैं उसको और स्किल्स को। एग्जाम्पल्स हम समझेंगे, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स एंड स्मॉल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज डेवलप्ड ऑन लोकल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो जो भी हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं या फिर हैंडलूम्स है या फिर हाथ से बने वस्तुएं होंगे या फिर जो स्मॉल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, वो सब वहाँ के लोकल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड रहते हैं, साथ ही साथ ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कोई भी मॉडर्न वहाँ पे टेक्निक इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। MSME contribute significantly to India's GDP, exports and industrial production। MSME कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंटली वो कंट्रीब्यूट करता है भारत के GDP के अंदर। GDP मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो GDP के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, एक्सपोर्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करता है और कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर भी कंट्रीब्यूट करता है। दे सपोर्ट इनोवेशंस एंड हेल्प डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। ये सपोर्ट करता है इनोवेशंस को और साथ ही साथ डेवलप करता है नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मार्केट के अंदर। भारत सरकार द्वारा क्या यहाँ पे इनिशिएटिव्स लाए गए हैं जो MSME को प्रमोट करता है, उसको हम समझेंगे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू प्रमोट MSMEs। फर्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP। So Prime Minister's Employment Generation Program provides financial assistance to individuals to start micro enterprises। तो प्राइम मिनिस्टर जो इन्वायरमेंटल जनरेशन प्रोग्राम है वो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मीन्स कि यहाँ पे ये फाइनेंस रिलेटेड यहाँ पे क्या करता है, असिस्टेंस देता है। ठीक है, फाइनेंस यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है, मनी प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स को कि वो अपना स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस को स्टार्ट कर सके। ठीक है,
माइक्रो इंटरप्राइजेज वो अपना स्टार्ट कर सके, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफर्स सब्सिडीज एंड बैंक लोन्स टू इंकरेज न्यू एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ऑफर करते हैं सब्सिडीज़ और बैंक लोन्स नए एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है, इंकरेज करने के लिए। सेकंड इज मुद्रा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी स्कीम, मुद्रा स्कीम। सो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस दैट आर नॉट सपोर्टेड बाय ट्रेडिशनल बैंक्स। तो वैसे एंटरप्रेन्योर्स या फिर वैसे स्मॉल बिजनेस जिसको सपोर्ट नहीं मिलता है ट्रेडिशनल बैंक से, उनको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा लोन दिया जाता है। लोन्स आर गिवन अंडर 3 कैटेगरीज। लोन्स यहाँ पे 3 कैटेगरीज के अंदर दिए जाते हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण, बेस्ड ऑन बिजनेस साइज। उनके बिजनेस साइज के आधार पे उनको 3 भागों में बांटा गया है, दैट इज शिशु, किशोर एंड तरुण। अगर बात करें तो शिशु में आपको 50,000 तक का आपको लोन मिलता है, वहीं किशोर में आपको 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का आपको लोन मिलता है। वहीं अगर तरुण में बात करें तो 5 लाख से आपको ये 10 लाख का लोन दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव्स। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव्स एम्स टू प्रमोट इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप बाय प्रोवाइडिंग टैक्स बेनिफिट फंडिंग सपोर्ट एंड सिंप्लीफाइड रेगुलेशंस फॉर न्यू स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो है उसका मेन लक्ष्य है कि वो इनोवेशंस और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है, उनको टैक्स बेनिफिट दे करके, उनको फंड सपोर्ट करके, उनको उनके रेगुलेशंस को सिंपल करके, सिंप्लीफाइड करके नए स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। सो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल अलाउ एमएसएमई टू रजिस्टर ऑनलाइन इजीली। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या है, एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर एमएसएमई जो है वो अपने आप को अच्छे से आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हेल्प्स बिजनेसेस एक्सेस गवर्नमेंट स्कीम्स, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड वेरियस इंसेंटिव्स। रजिस्ट्रेशन से क्या मदद मिलती है, तो ये बिजनेस को सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट स्कीम्स को एक्सेस करने में, फाइनेंशियल सपोर्ट लेने में और अलग अलग तरह के जो इंसेंटिव्स होते हैं उनको लेने में, ठीक है। नेक्स्ट इज आत्मनिर्भर भारत पैकेज फॉर एमएसएमईज। सो आत्मनिर्भर भारत अभियान इंट्रोड्यूस सेवरल मेजर्स लाइक कोलेट्रल फ्री लोन्स, क्रेडिट गारंटीज एंड रिसीव एमएसएमई डेफिनिशंस टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस स्पेशली आफ्टर इकोनॉमिक डिसरप्शन। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो कहीं ना कहीं कुछ नए नए मेजर्स को इंट्रोड्यूस करता है, जैसे कि कोलेट्रल फ्री लोन्स। आपको मतलब कोई अपना कोलेट्रल नहीं दिखाना है, उसके बिना आपको लोन्स दिया जाएगा। साथ ही साथ क्रेडिट की गारंटी होती है इसके अंदर। उसके साथ साथ एमएसएमई की डेफिनेशन को रिवाइज किया गया है, जहाँ पर वो सपोर्ट करता है स्मॉल बिजनेसेस को, खास करके तब जब इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हो रखा हो, ठीक है। सो कंक्लूजन में हम समझेंगे, एमएसएमई प्ले अ क्रूशियल रोल in developing entrepreneurship in India by creating employment, promoting innovations and supporting regional development. So MSME जो है उसका बहुत ही अहम रोल हो जाता है भारत के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने में, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, इनोवेशन को प्रमोट करता है और रीजनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स सच एज PMEGP, मुद्रा लोन्स, स्टार्टअप इंडिया एंड उद्यम रजिस्ट्रेशन हैव हेल्प्ड स्ट्रेथन द एमएसएमई सेक्टर। तो सरकार द्वारा जो इनिशिएटिव्स लाए गए हैं जैसे कि PMEGP, मुद्रा लोन्स, स्टार्टअप इंडिया और उद्यम रजिस्ट्रेशन, वो कहीं ना कहीं मदद करते हैं एमएसएमई सेक्टर को और मजबूत करने में। विथ कंटिन्यूड सपोर्ट एंड पॉलिसीज MSME can further boost economic growth and encourage more entrepreneurships in country. So इसी तरह से लगातार सपोर्ट और पॉलिसीज़ मिलने के साथ साथ MSME क्या कर सकता है कि और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है, साथ ही साथ और नए नए एंटरप्रेन्योरशिप्स को तैयार कर सकता है, इनकरेज कर सकता है देश के अंदर। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ बिजनेस। Discuss various kind of conflicts that may arise in family business and explain how they can be managed. तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक नेचुरल पार्ट है बिजनेस के अंदर, और किस तरह से हमको फैमिली बिजनेस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, कैसे एराइज होता है और कैसे उसको हम मैनेज कर सकते हैं, ये हम इसके अंदर समझेंगे। सो कॉन्फ्लिक्ट इज अ नेचुरल पार्ट
ऑफ एनी बिजनेस बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज़, गोल्स एंड ओपिनियंस। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कहीं ना कहीं एक नेचुरल पार्ट है किसी भी बिजनेस के अंदर, क्योंकि लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, लक्ष्य होते हैं और उनके अलग अलग राय होते हैं। इन अ फैमिली बिजनेस conflicts can be more complex because business matters are mixed with family relationships and emotions। अगर वही हम फैमिली बिजनेस की बात करें तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, जटिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस मैटर जो होता है वो मिक्स हो जाता है फैमिली रिलेशनशिप्स और इमोशंस के साथ। इफ़ कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट मैनेज प्रॉपरली दे कैन हार्म बोथ द बिजनेस एंड द फैमिली। और यहाँ पे अगर हम कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारे बिजनेस और फैमिली दोनों को नुकसान पहुँचाता है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स दैट कैन अराइज एंड हाउ दे कैन बी मैनेज। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है कि हम समझ पाएँ कि किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है ये, और उसको हम कैसे वो आया है, कैसे वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को समझेंगे। द फर्स्ट इज द रोल कॉन्फ्लिक्ट। किसका क्या रोल है इस बात को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट होना। रोल कॉन्फ्लिक्ट हैपेंस व्हेन फैमिली मेंबर्स आर नॉट क्लियर अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द बिजनेस। रोल कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब फैमिली मेंबर्स को इस बात की कोई क्लियरिटी नहीं हो कि उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, टू ब्रदर्स में बोथ वांट टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस। दो भाई हैं और दोनों चाहते हैं कि वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लें। और अ पेरेंट में इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, या फिर जो पेरेंट है वो नेक्स्ट जनरेशन के किए गए वर्क पे इंटरफेयर कर रहे हैं। दिस कन्फ्यूजन्स कैन क्रिएट आर्ग्यूमेंट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। इस तरह का जो कन्फ्यूजन होता है वो कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता है। इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? तो रोल कॉन्फ्लिक्ट कैन बी मैनेज्ड बाय क्लियरली डिफाइनिंग द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच फैमिली मेंबर। तो रोल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मैनेज किया जा सकता है पहले से ही डिफाइन करके उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कि किस फैमिली मेम्बर का क्या रोल है। अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड रिटन जॉब डिस्क्रिप्शन कैन हेल्प अवॉइड कन्फ्यूजन। तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना करके और जॉब डिस्क्रिप्शन को रिटन में करके हम कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट। सो सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज व्हेन द टाइम कम्स टू डिसाइड हु विल टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ द फैमिली बिजनेस। तो सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब ये समय आता है कि कौन आगे का फैमिली बिजनेस को लीड कौन करेगा, कौन उसका लीडरशिप को टेक ओवर करेगा। ठीक है, तो इस बात का जब ये बात जब आता है तब यहाँ पर ये सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। फैमिली मेम्बर्स में कम्पीट फॉर द टॉप पोजीशंस विच कैन लीड जेलसी एंड डिस्प्यूट्स। फैमिली मेम्बर्स आपस में क्या करने लगते हैं? कम्पीट करने लगते हैं टॉप पोजीशन के लिए, जिसकी वजह से जेलसी और डिस्प्यूट्स देखने को मिलता है। इसका मैनेजमेंट कैसे हो सकता है? दिस कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय क्रिएटिंग अ क्लियर सक्सेशन प्लान। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम किया जा सकता है पहले से एक सक्सेशन प्लान बना करके। द फाउंडर शुड डिसाइड अर्ली who will lead the business based on skills and experience rather than only family position। तो जो उस कंपनी के फाउंडर होंगे वो पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि कौन उसके कंपनी को आगे चल के लीड करेगा, उनके स्किल्स और एक्सपीरियंस के आधार पर, ना कि सिर्फ फैमिली के पोजीशन के आधार पर। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। So financial conflicts occurs when family members disagree about salaries, profit sharing, investment or the use of business funds। तो फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट तब देखने को मिलता है जब फैमिली मेम्बर्स आपस में असहमत हो जाते हैं सैलरीज के ऊपर, प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर या इन्वेस्टमेंट के ऊपर या फिर बिजनेस फंड्स के इस्तेमाल करने के ऊपर। सम मेंबर्स में फील दे आर नॉट गेटिंग अ फेयर शेयर। कुछ मेंबर्स यहाँ पे फील करते हैं कि उनको एक बेहतर तरीके से जो शेयर मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा है। इसका मैनेजमेंट कैसे हो सकता है? मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल मैटर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जो भी फाइनेंशियल मैटर होता है उसके अंदर हम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही आवश्यक भी है। प्रॉपर अकाउंटिंग, क्लियर सैलरी स्ट्रक्चर एंड फेयर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज कैन रिड्यूस सच कॉन्फ्लिक्ट्स। तो प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग करना, सैलरी स्ट्रक्चर्स को एकदम क्लियर रखना, साथ ही साथ जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज है उसको फेयर तरीके से चलाने से हम ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल एंड रिलेशनशिप्स कॉन्फ्लिक्ट। फैमिली मेम्बर्स में ब्रिंग पर्सनल इशूज, इमोशंस और पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग इनटू द बिजनेस। फैमिली मेम्बर्स क्या कर सकते हैं? पर्सनल इशूज़ को, इमोशंस को और पिछले कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को अपने बिजनेस के अंदर ला सकते हैं। देज पर्सनल प्रॉब्लम्स कैन अफेक्ट बिजनेस डिसीजंस एंड क्रिएट टेंशन। ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या कर सकते हैं? आपके बिजनेस डिसीजंस को अफेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ टेंशन भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे? ओपन कम्युनिकेशन एंड रेगुलर फैमिली मीटिंग्स कैन हेल्प सॉल्व पर्सनल इशूज़। तो एक ओपन कम्युनिकेशन करके और रेगुलर फैमिली मीटिंग्स करके आप इस तरह के पर्सनल इशूज़ को सॉल्व कर सकते हो।
फैमिली मेम्बर्स शुड ट्राई टू सेपरेट पर्सनल रिलेशनशिप्स फ्रॉम बिजनेस मैटर्स। फैमिली मेम्बर्स को कोशिश करना चाहिए कि वो अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को सेपरेट रखें बिजनेस मैटर्स से, ठीक है, दोनों को मिक्स ना करें। नेक्स्ट इज generational conflict. Sometimes younger family members want to introduce new ideas, technology, or modern management practices, while older members prefer traditional way of running the business. कभी कभी जो युवा फैमिली मेम्बर्स के जो युवा लोग होते हैं वो नए आइडियाज़, टेक्नोलॉजी या फिर मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को यूज करना चाहते हैं, जबकि जो ओल्डर मेंबर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने पुराने तौर तरीके से जिससे वो बिजनेस चला रहे हैं उसी से अपने बिजनेस को आगे भी रन करना चाहते हैं। दिस डिफरेंसेस इन थिंकिंग कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट। और ये जो सोच का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? बोथ जनरेशन्स शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स आइडियाज़। दोनों जनरेशन्स, चाहे वो ओल्डर जनरेशन हो चाहे वो यंगर जनरेशन हो, उनको एक दूसरे के आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। Combining experiences of elder with new ideas of the younger generation can help the business grow। और यहाँ पर elders के एक्सपीरियंस को मिला करके और यंगर जनरेशन के नए आइडियाज़ को मिला करके, दोनों को एक साथ मिला करके कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर सकते हो। कंक्लूजन में हम समझेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स इन फैमिली बिजनेसेस आर कॉमन एंड अनएवॉइडेबल। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमको देखने को मिलता है फैमिली बिजनेस के अंदर वो बहुत ही सामान्य है और वो अनएवॉइडेबल है, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। हाउएवर दे कैन बी मैनेज थ्रू क्लियर रूल्स, प्रॉपर प्लानिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड ओपन कम्युनिकेशन। जबकि इसको हम मैनेज कर सकते हैं उनके रोल्स को क्लियर करके, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी ला करके और ओपन कम्युनिकेशन के साथ। व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स आर हैंडल्ड in a positive way, they can even lead to better decisions and stronger relationships in the family business। जब कॉन्फ्लिक्ट्स को कभी हम एक पॉजिटिव तरीके से अगर हैंडल कर सकते हैं तो इससे कहीं ना कहीं हमको एक बेटर डिसीजंस लेने में और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में फैमिली बिजनेस के अंदर मदद मिलता है। तो इस तरह से हम समझेंगे किस तरह से फैमिली बिजनेस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसको हम कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ Who is an entrepreneur? Explain various competencies required to be a successful entrepreneur, giving suitable examples. So, an entrepreneur is a person who start and manage a new business by taking risk in order to earn profit। तो इंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक पर्सन होता है जो स्टार्ट और मैनेज करता है एक नए बिजनेस को रिस्क लेकर के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। एन एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाइज अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, organize resources such as money, labor and material and create a product or service to meet people's need। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी को पहले से आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है, उसके बाद अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है जैसे कि मनी को, लेबर को और मटेरियल को, और ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाता है जिसकी लोगों की ज़रूरत को वो पूरा कर सके। Entrepreneurs play an important role in economic development because they create jobs, introduce innovations and improve the standard of living। इंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो बहुत ही अहम रोल निभाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि ये जॉब्स को क्रिएट करता है, इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव करता है। एग्जाम्पल से समझेंगे Elon Musk started companies like Tesla and SpaceX to develop electric cars and space technology। Elon Musk एक इंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपना कंपनी स्टार्ट किया जैसे कि टेस्ला और SpaceX जो कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी काम करती है। सिमिलरली उसी तरह से धीरू भाई अंबानी फाउंडेड रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड बिल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप्स इन द इंडिया। उसी तरह से धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को फाउंड किया जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है भारत के अंदर। दिस पीपल आर एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। ये दोनों एग्जाम्पल हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के। अब हम कम्पिटेंसीज के बारे में बात करेंगे जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को ज़रूरी होना चाहिए, रिक्वायर होना चाहिए। To be a successful, an entrepreneur needs certain skills and qualities, also called competencies। So some important competencies are explained below। So अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर ज़रूरत है स्किल्स और क्वालिटीज़ की, जिसको हम competencies कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट competencies के बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। द फर्स्ट इज़ उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी सीकिंग का एक क्वालिटी होना चाहिए। अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज़ ऑलवेज अलर्ट टू न्यू अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो है वो हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि मार्केट में क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अभी आई हुई है। दे आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड थिंक ऑफ न्यू सोल्यूशन। वो प्रॉब्लम्स को पहले से क्या करेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा और उसके बारे में सोल्यूशंस के बारे में वो सोचेगा। एग्जाम्पल से समझेंगे स्टीव जॉब्स
recognized the opportunity to create user-friendly smartphones and introduced the iPhones through Apple Incorporated. So स्टीव जॉब्स ने क्या किया, पहचाना अवसर को कि वहाँ पे एक यूज़र फ्रेंडली स्मार्टफोन्स की ज़रूरत है और उन्होंने उसको क्रिएट किया और इंट्रोड्यूस किया आईफोन को अपने एप्पल इनकॉर्पोरेटेड के साथ. सेकेंड इज रिस्क टेकिंग एबिलिटी. स्टार्टिंग अ बिजनेस ऑलवेज इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी. जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर बहुत सारा अनसर्टेनिटी होता है कि वो सक्सेस करेगा कि वो लॉस करेगा, ये सारे अनसर्टेनिटी वो कुछ भी हो सकता है. ठीक है. एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क टू अचीव सक्सेस. तो यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास ये विल होना चाहिए कि वो एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकें और सक्सेस को अचीव कर सकें. एग्जाम्पल से समझेंगे. जेफ बेजोस लेफ्ट अ स्टेबल जॉब टू स्टार्ट अमेजॉन. जेफ बेजोस ने अपना एक स्टेबल जॉब को छोड़ दिया था अमेजॉन को स्टार्ट करने के लिए. विच लेटर बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस इन द वर्ल्ड. जो बाद में चल के एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा, वन ऑफ द सबसे बड़ा क्या बना, मार्केट प्लेस बना पूरे विश्व भर में. नेक्स्ट इज इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी. एंटरप्रेन्योर्स शुड बी क्रिएटिव एंड कैपेबल ऑफ डेवलपिंग न्यू आइडियाज़, प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो एक एंटरप्रेन्योर्स के अंदर क्रिएटिव माइंड होना चाहिए और वो कैपेबल होना चाहिए नए नए आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए, नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए और नए सर्विसेज को डेवलप करने के लिए जो कि दूसरों से अलग हो. एग्जाम्पल से समझेंगे. मार्क जुकरबर्ग क्रिएटेड फेसबुक विच चेंज द वे ऑफ पीपल कम्युनिकेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन. मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को इंट्रोड्यूस किया, क्रिएट किया, जो कि कहीं ना कहीं लोगों का कम्युनिकेट करने के तरीके को ही बदल दिया, जहाँ पर वो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. Entrepreneurs need to make quick and effective decisions in business situations. So entrepreneurs में होना चाहिए कि वो तुरंत से क्या कर सकें, डिसीजन ले सकें और इफेक्टिव डिसीजन ले सकें किसी भी बिजनेस सिचुएशन के अंदर. गुड डिसीजन मेकिंग हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली. तो अगर आप अच्छे से डिसीजन लेते हो, एक गुड डिसीजन मेकिंग आपके अंदर होता है या फिर आप प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करने में मदद करता है जो, और मैनेज भी करता है ये आपके रिसोर्सेज को अच्छे से काम करने में. तो गुड डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज़रूरी होता है यहाँ पे. एग्जाम्पल समझेंगे. बिजनेस लीडर्स इन कंपनीज लाइक टाटा ग्रुप ऑफन मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस अबाउट इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स. तो यहाँ पे टाटा ग्रुप्स के अंदर जो बिजनेस लीडर्स हैं, ठीक है, वो ऐसे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के, प्रोडक्ट्स और मार्केट्स को ध्यान में रखते हुए. Next is leadership and team management. So a successful entrepreneur must be a good leader who can guide and motivate employees to work toward business goals. तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक अच्छा लीडर जरूर होना चाहिए जो कि गाइड और मोटिवेट करे अपने एम्प्लॉयज़ को अपने बिजनेस गोल्स की तरफ काम करने के लिए. एग्जाम्पल से समझेंगे. रतन टाटा इज़ नोन फॉर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप व्हाइल मैनेजिंग टाटा ग्रुप एंड एक्सपेंडिंग इट ग्लोबली. तो रतन टाटा जो थे वो अपने एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के बारे में के लिए जाने जाते थे, जो कि मैनेज कर रहे थे टाटा ग्रुप को और उसको एक्सपैंड किए पूरे विश्व स्तर पर. नेक्स्ट इज persistence and hard work. So entrepreneurs may face many failures but they must continue working with determination and patience. तो एंटरप्रेन्योर्स अगर है तो उसको बहुत सारे फेलियर्स फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन वो लगा रहना चाहिए, कंटिन्यू वर्क करना चाहिए और एक डिटर्मिनेशन और पेशेंस के साथ वो लगातार अपने काम पे लगा रहना चाहिए. तो यहाँ पे आप अगर एक एंटरप्रेन्योर हो तो आप तुरंत से सक्सेस पाओगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको कई साल लग सकते हैं, बट आप एक दृढ़ निश्चय के साथ, एक हार्ड वर्किंग के साथ, आप कंटिन्यू डिटर्मिनेशन और पेशेंस के साथ अगर लगे रहोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा. एग्जाम्पल से समझेंगे. जैक मा फेस्ड सेवरल जॉब रिजेक्शंस बिफोर स्टार्टिंग अलीबाबा ग्रुप. जैक मा को बहुत सारे जॉब रिजेक्शंस मिले थे जब उन्होंने अपना अलीबाबा ग्रुप स्टार्ट किया था उससे पहले. विच लेटर बिकेम हाईली सक्सेसफुल. जो कि बाद में अलीबाबा ग्रुप आगे चल के बहुत बड़ा एक सक्सेसफुल बना. तो इस तरह से कई सारे आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसको आपको देखना होता है. एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने के बहुत सारे यहाँ पर क्या हैं आपके क्वालिटीज़ होने चाहिए. सो कंक्लूजन में हम समझेंगे. एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन वो स्टार्ट एंड मैनेज अ बिजनेस बाय टेकिंग रिस्क एंड यूजिंग इनोवेशंस. तो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो कि स्टार्ट और मैनेज करता है अपने बिजनेस को एक रिस्क ले करके और अपने इनोवेशंस का इस्तेमाल करके. टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मस्ट डेवलप competencies such as opportunity seeking, risk taking, creativity, decision making, leadership and persistence. So यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप बनना है तो उसके लिए आपके अंदर कम्पिटेंसीज का डेवलपमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि अपॉर्चुनिटी सीकिंग का, रिस्क टेकिंग का, ठीक है, क्रिएटिविटी होने का, ठीक है, डिसीजन लेने का, लीडरशिप का और परसिस्टेंट का.
परसिस्टेंस का, ठीक है। दिस क्वालिटीज़ हेल्प देम ओवरकम चैलेंजेस एंड बिल्ड सक्सेसफुल बिजनेस दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सारी क्वालिटीज़ उनको मदद करेगा जो भी चुनौतियाँ आएंगी उससे ऊपर निकलने के लिए, और साथ ही साथ उनको एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने में भी मदद करेगा, जो कि आगे चल के उनको इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने BCOS 185 का कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं कराया तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है, उसके बाद आप यहाँ से हमारा गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। सो इस तरह से हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।